नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कहा जाता है कि मंजिल मिले या नहीं मिले ये मुकद्दर की बात होती है। मंजिल मिले या नहीं मिले ये मुकद्दर की बात होती है। आप कोशिश ही नहीं करें ये गलत बात होती है। तो आप बार बार कोशिश करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जनन तंत्र, ये अपना टॉपिक चल रहा है। जनन तंत्र इसके दो पार्ट है, एक मादा जनन तंत्र होता है और दूसरा नर जनन तंत्र है। और इस नर जनन तंत्र की चर्चा चल रही थी। नर जनन तंत्र, इसके दो भाग थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, याद है ना। एक तो था प्राथमिक भाग और एक है वो है दूसरा द्वितीयक भाग। प्राथमिक भाग होता है जिसको हम प्राथमिक अंग भी कह देते हैं, और एक था आपके द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग, प्राथमिक अंग में क्या आता है भैया? वर्षण आता है जी, आपको याद है। और द्वितीयक अंग में क्या आता है? द्वितीयक भाग में क्या आएगा? अधिवर्षण आएगा, शुक्रवाहिनी आएगा, शुक्रवाहिनी। इसके अलावा आपकी शुक्राशय आने वाला है, शुक्राशय। और क्या आएगा? सीसन आएगा। और एक है वो है सहायक ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये वाले पार्ट आने वाले हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये सारे के सारे द्वितीयक अंग कहलाते हैं। शुक्राणु तो इसी वाले भाग से स्त्रावित होता है, वृषण वाले भाग से। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट है। एग्जाम में सीधा ही प्रश्न आता है, निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऐसा कभी नहीं पूछा गया प्राथमिक अंग कौन सा है, द्वितीयक अंग कौन से है ना। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये प्राथमिक अंग होते हैं और बाकी सारे के सारे क्या है? द्वितीयक अंग है। प्राथमिक अंग का क्या काम होता है? प्राथमिक अंग है आपके वृषण, टेस्टिस कहते हैं इसको। कहां पाए जाते हैं? उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर संख्या में 2 है, एक जोड़ी के रूप में ये पाए जाते हैं। नर जनन तंत्र का पार्ट है जिसका मुख्य काम क्या होता है? मुख्य कार्य इसका होता है शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण। और ये कल तक की क्लास में आप पढ़ चुके हैं, शुक्राणु का निर्माण करना। और इसके अलावा और क्या करता है? ये हार्मोन का निर्माण करता है। और हार्मोन कौन सा है? हार्मोन है आपके टेस्टोस्टेरोन। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये तो कल आपने जान लिया था, टेस्टोस्टेरोन। और इसी को बोला जाता है नर हार्मोन। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, नर हार्मोन कौन सा है? तो नर हार्मोन आपके टेस्टोस्टेरोन होता है। पुरुषत्व हार्मोन कौन सा है? तो इसी को बोला जाएगा पुरुषत्व हार्मोन। नर हार्मोन बोल दें आप, पुरुषत्व हार्मोन बोल दें, कोई भी बोले, आंसर क्या रहेगा? टेस्टोस्टेरोन रहेगा। काम क्या है इसका? ये तो कल की क्लास में जान चुके हैं ना, कल की क्लास तक। काम क्या होता है इसका? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। क्या करता है ये? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है, लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। अब इसमें क्या आएगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करने का कार्य इसी का है। जैसे बात करें शरीर पर अधिक बाल होना, शरीर पर बालों का अधिक उगना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, ये सारे के सारे लक्षण हैं। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ, और इसके अलावा आवाज का भारी होना। ये लो जी, तो इतनी बातें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर है ना आपको? ये सारी की सारी बातें कल की क्लास में आपने जानी थी। अब आगे चलें। स्पर्म का निर्माण, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार भर्तियों में पूछा गया प्रश्न है। नर हार्मोन, पुरुषत्व हार्मोन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है।
शरीर पर बालों का अधिक उगना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का, आवाज का भारी होना, ये सारे के सारे लक्षण हैं वो किसके कारण होते हैं? इस हार्मोन के कारण होते हैं। और ये लगभग है आपकी किशोरावस्था में ज्यादा स्त्रावित होता है। जब उम्र है वो 12 साल से 20 साल के बीच की जो अवस्था होती है उस समय ये हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है। समझ गए ना? तो ये प्राइमरी पार्ट था, इसका पहला भाग जिसको हम वृषण बोलते हैं। और सवाल कई बार पूछा भी गया है शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, तो आपका आंसर होगा वृषण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो आंसर होगा वृषण। ठीक है, चलें आगे। यस, इतनी बातें तो कल की क्लास में आपने पढ़ी थी। नेक्स्ट देखो, अब द्वितीय पार्ट में चलते हैं और वो है आपके वृषण है, कौश या अधिवृषण कहेंगे, अधि और वृषण। अब इसका क्या काम होता है? अधिवृषण का क्या कार्य होगा? अधि का मतलब होता है ऊपर, नाम से ही पता चल रहा है, अधि का मतलब ऊपर है। और वृषण यानी वृषण के ऊपर पाई जाने वाली संरचना को क्या पढ़ेंगे? वृषण, अधिवृषण पढ़ेंगे। लेकिन इसका कार्य जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। यहां क्या होता है? शुक्राणु का परिपक्वन। ये लो, शुक्राणु यही मैच्योर होते हैं। अच्छा, मैथुन क्रिया के समय, मैथुन क्रिया के बाद में लगभग कितनी अवधि तक ये जीवित रहते हैं? कितना समय लेते हैं जीवित, कितने समय तक के लिए रहते हैं? 72 घंटे। जी बिल्कुल सही है। मैथुन क्रिया के बाद में शुक्राणु है वो लगभग 72 घंटे तक जीवित अवस्था में रहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो ये 30 दिन की अवधि तक ये जीवित रहते हैं। तो शुक्राणु की जीवन अवस्था आपको पता करनी है। तो मैथुन क्रिया के बाद में ये ध्यान रखना, मैथुन क्रिया के बाद, मैथुन क्रिया के बाद शुक्राणु लगभग 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। कितने? 72 घंटे तक। लेकिन सामान्य अवस्था में ये 30 दिन तक रहते हैं। सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में इसकी जीवन अवधि कितनी है? वो 30 डेज है। कितनी है? 30 दिन। लेकिन मैथुन क्रिया के बाद में शुक्राणु को जब स्त्रावित किया जाता है तो ये लगभग 72 घंटे तक जीवित होते हैं। उसके बाद में इसकी अपने आप मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना ये बातें। हो गया कंप्लीट? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये बादल है, इसमें लिख देता हूं शुक्राणु की लंबाई। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? तो शुक्राणु की लंबाई को माइक्रोन में मापा जाता है। आंसर होगा 5 माइक्रोन। कितना होगा? 5 माइक्रोन। ये इसकी लंबाई है। शुक्राणु की लंबाई लगभग 5 माइक्रोन होती है। इसके 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ भाग भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के ये मध्य खंड में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? आपसे सवाल किया जाए, शुक्राणु की आकृति ऐसे चम्मच के समान नजर आती है, ये शीर्ष भाग है, शीर्ष है, ये मध्य खंड है, ठीक है, और ये पूंछ वाला भाग है। कई बार सवाल पूछा गया है शुक्राणु को गति कौन प्रदान करता है। सवाल पूछा जाए कि शुक्राणु के मध्य खंड में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है? तो शुक्राणु के मध्य खंड में पाया जाता है। सवाल यदि पूछा जाए शुक्राणु के मध्य भाग में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन इतना पूछने की संभावना नहीं होती। आपके यहीं से प्रश्न बनेगा शुक्राणु का परिपक्वन कहां होता है, तो ये अधिवृषण में होगा। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, तो ये वृषण वाला भाग करता है।
नर हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलें, तीसरा पार्ट क्या कहता है? कौन सा है? शुक्रवाहिनी। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा, शुक्रवाहिनी। आपकी सिंपल सा प्रश्न पूछा भी जा सकता है, नर जनन तंत्र का भाग कौन सा है या नहीं है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है कई बार। तो शुक्रवाहिनी नाम से पता चल रहा है, शुक्र का मतलब शुक्राणु हो गया, वाहिनी का मतलब ले जाना हो गया। तो ये शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है। अब कहां ले जाएगी? कहां ले जाएगी? बताओ कहां ले जाएगी? शुक्राणु को शुक्राशय की ओर ले जाती है। कहां? शुक्राशय में ले जाती है। ये लो भैया, अब इसमें कोई ज्यादा है नहीं इतना। वाहिनी, वाहिनी का मतलब होता है ले जाना, ये रहा वाहिनी का मतलब ले जाना, शुक्र का मतलब शुक्राणु। तो ये शुक्राणु को शुक्राशय में ले जाती है। अब शुक्राशय में ले जाएगी, इसका मतलब शुक्राशय में इकट्ठे होंगे ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? शुक्राशय है। छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं शुक्राशय। अब बताओ इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम सामान्यतः वीर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। तो शुक्राशय वाले भाग में तरल पदार्थ, सफेद तरल पदार्थ जिसको क्या कहते हैं? वीर्य कहा जाता है, इसका निर्माण होता है। सीमन का निर्माण होता है वीर्य। सवाल आर्मी के पेपर में पूछा गया है, जो बेल होते हैं, बेल के वीर्य को कौन सी गैस पर उसको लिक्विड अवस्था में रखा जाता है? N2 याद है ना, नाइट्रोजन पर, और 196 -196 डिग्री पर ये रखा भी जाता है। जो बेल होता है उनके वीर्य को नाइट्रोजन गैस पर तरल अवस्था में रखा जाता है। ये आप नोट कर लें, आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। अलग से नोट करवा देता हूं मैं, लिख लें आप इसको। बेल का वीर्य, कृत्रिम वीर्य कई बार काम में लिया जाता है। तो बेल का वीर्य है, उसको क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस पर। कौन सी गैस पर? नाइट्रोजन गैस पर। याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस। और तापमान 196 है। नाइट्रोजन गैस पर तरल अवस्था में रखा जाता है। और ये आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार आया है। बेल के वीर्य को कौन सी गैस पर लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। टेम्परेचर पूछा जाए तो 196 है। कितना? 196 है। एक और सवाल, शुक्राणु को कौन सी कोशिकाएं या शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? बताओ। शुक्राणु कई दिनों तक जीवित अवस्था में रहे, कई दिनों तक ये सुरक्षित रहे, इसके लिए उसको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? जैसे मनुष्य खाना खाता है जीवित रहने के लिए, वैसे ही इसको भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको पोषण कौन प्रदान करता है? बताओ भैया, क्या आंसर होगा? अमाशय? अमाशय कहां से आ गया इसमें? बताओ। सर्टोली कोशिका। कौन है? सर्टोली कोशिका। याद रखना है इसको, सर्टोली कोशिका। एक ऑक्सेंटिक कोशिका आया, याद है क्या? ऑक्सेंटिक कोशिका का क्या कार्य होता है? HCl एसिड को स्त्रावित करना। कहां? आमाशय में।
लेकिन शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? तो सर्टोली कोशिकाएं प्रदान करती है। समझे क्या? तरल पदार्थ जो वीर्य होता है, इसका निर्माण कहां होता है? तो ये आपके शुक्राशय में होता है। ठीक है, और शुक्राशय में इस शुक्राणु को एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट, अगला कौन सा पार्ट आ रहा है? शुक्रवाहिनी हो गया, सीसन। ये अंगों के नाम जरूर ध्यान में रखना भैया, कई बार एग्जाम में सीधा मैंने जैसा कि बोला प्रश्न आता ही आता है, सीधा पूछ लेते हैं। मादा जनन तंत्र का आपसे भाग दे देंगे, नर जनन तंत्र का भाग दे देंगे, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पार्ट है या नहीं है। मादा का पूछेंगे तो नर का एक पार्ट दिया जाएगा, नर का पूछेंगे तो एक पार्ट है वो मादा जनन तंत्र का दे देते हैं, और सवाल पूछ लिया जाता है। सीसन, इसका क्या काम है? बताओ क्या कार्य है इसका? तनसुख बताओ क्या काम क्या है, सीसन का क्या कार्य होता है? ये नर का उत्थानशील अंग है। ये जो क्या काम करता है? जो वीर्य को मादा योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। ये लो, इसके अलावा ये कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट कैसे है? कॉमन पार्ट कैसे है पता है क्या? नहीं पता? ये वीर्य के साथ साथ में, कहां गया जी, ये रहा, वीर्य के साथ साथ में ये मूत्र उत्सर्जन का कार्य भी करता है। जिस नलिका के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन होता है, उसी नलिका के माध्यम से वीर्य का उत्सर्जन भी किया जाता है, और ये वीर्य का स्खलन है वो मादा योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। जहां जहां पे क्या होता है, शुक्राणु और मादा से आपके अंडाणु, इन दोनों का परस्पर संयोग होता है, और संयोग होने के बाद में जाइगोट बनता है, जिसको हम सामान्यतः क्या कह देते हैं? भ्रूण कह देते हैं। बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपके वीर्य वाला पार्ट है, इसका कार्य करने का कार्य करता है ये सीसन वाला भाग। ठीक है, हो गया? यहां से कोई दिक्कत है? नहीं है। नॉट। सीसन के अग्रभाग पर ढीली त्वचा पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं पता है क्या? प्रीप्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीप्यूल्स। ये लो जी, इसका काम खत्म। अंतिम पार्ट बच रहा है, कौन सा है वो? प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट है ये, और ये वाला एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका आकार होता है अखरोट के समान। कैसा होता है? अखरोट के समान दिखाई देती है ये। प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार अखरोट के समान नजर आता है, जो लगभग 30% शुक्राणु का निर्माण करती है। कितना? 30% शुक्राणु का निर्माण। तो सहायक ग्रंथि पूछा जाए तो प्रोस्टेट ग्रंथि होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार छोटा होता है, और उम्र के साथ साथ मूत्र विसर्जन में भी प्रॉब्लम होती है। होती कि नहीं होती? प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार कैसा होता है? अखरोट के समान, और लगभग 30% शुक्राणु का निर्माण करने में ये सहायक है। ये लो जी, जो प्रश्न बनेंगे वो आपके सामने है। पहला सवाल तो आपके सामने सीधा आएगा, मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र में से आपसे पार्ट पूछा जाता है, कौन सा है या नहीं है। तो ये 5-6 अंग है, वो आप जरूर ध्यान में रख लेना। पहला वृषण है, इसके बाद में अधिवृषण आया, उसके बाद में शुक्रवाहिनी, फिर शुक्राशय, सीसन और प्रोस्टेट ग्रंथि। काउपर भी होती है। काउपर ग्रंथि का क्या काम होता है?
गौरव, काउपर ग्रंथि का क्या काम है? एक और लिखो भैया जी, एक और लिखो सहायक ग्रंथि, और वो रहेगा आपके काउपर ग्रंथि। कौन सी है? काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का क्या काम है? ये मैथुन क्रिया को सुगम बनाती है। मैथुन क्रिया को सरल बनाती है। आसान बनाने का कार्य करती है। ये मैथुन क्रिया को आसान बनाए, इसके लिए काउपर ग्रंथि का काम होता है। ठीक है। जो एग्जाम में सवाल बनेंगे वही ध्यान में रखना है ना आपको। एग्जाम में कौन से प्रश्न बनेंगे वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। समय कम है। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र, मुख्य मुख्य बातें ध्यान में रखना। ये फेलोपियन ट्यूब है। क्या है ये? फेलोपियन ट्यूब है। एग्जाम में यहां से सवाल पूछा गया, ये फेलोपियन ट्यूब है। ये वाला क्या है? ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये वाला फिम्बरी है। ये क्या है? फिम्बरी। ये आपके अंडाणु को पकड़ के रखती है। अंडाणु जैसे इस वाले भाग में आएंगे तो ये पकड़ कर रखने का कार्य करती है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? क्या है ये? ये क्या है? ये तो योनि वाला पार्ट है। ये भग छिद्र कहलाएगा। ये आपकी हो गई अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। और ये वाला अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। और ये वाला गर्भाशय। अंडाशय वाला ये पार्ट है, यहां से ये निकलती है नलियां। ये वाला, ये आपकी अंडवाहिनी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये गर्भाशय है जिसका आकार सेव के नाशपति के समान दिखाई देता है। तो ये बेसिक सा डायग्राम है ताकि आपको पता चले कौन कौन से भाग है। फैलोपियन ट्यूब होगा, एक तो ये होगा, अंडाशय होगा, योनि होगा, इसके अलावा गर्भाशय है। ये मुख्य भाग है मादा जनन तंत्र के, ये मुख्य भाग है। तो सबसे पहला पार्ट आएगा वो है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। नंबर 1 अंडाशय। कौन कौन से भाग है ये ध्यान में रखना है। फिर क्या आएगा? अंडवाहिनी। क्या है? अंडवाहिनी, जिसको हम क्या कहते हैं रे? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ये कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। फैलोपियन ट्यूब ये वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा बताओ क्या आएगा? इसके अलावा क्या है? गर्भाशय है। गर्भाशय, यूट्रियस है। इसके अलावा बताओ क्या आएगा? योनि आएगा, योनि। और सहायक ग्रंथि के रूप में आपके बर्थ कैनाल तो हो गया। इसके अलावा बताओ क्या आएगा? हाँ वही सहायक ग्रंथि कौन सी होती है? तो अब बार्थोलिन ग्लैंड होती है। कौन सी? बार्थोलिन। ये वाले पार्ट आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा है या नहीं है। ये सीधे प्रश्न आते हैं एग्जाम में।
हाँ, ये वाला पार्ट अंडा से, ये योनि वाला पार्ट है, ये योनि भाग है, ये आपका गर्भाशय, और ऊपर दिख रहा है आपका फिम्बरी और फेलोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी कहा जाता है। अंडा से ओवेरी, जैसा आपने वहां पढ़ा नर जनन तंत्र में, आपने पढ़ा था टेस्टिस वृषण, और उसका क्या काम था? शुक्राणु का निर्माण करना। क्या काम था? शुक्राणु का निर्माण। अब ये अंडा से है तो इसका मतलब ये अंडाणु बनाने का कार्य करता है। क्या काम करेगा? अंडाणु। तो पहला प्रश्न यही है, ये अंडाणु बनाने में सहायक है, अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण करता है। अब यहां से एक सवाल आपके सामने मैं रखता हूं, आंसर करना। शुक्राणु कहां से आते हैं? वृषण से आते हैं, पता है सबको जी? ठीक है। प्लस ये अंडाणु कहां से आते हैं? अंडाशय से आते हैं। राकेश, राकेश, जब इन दोनों का परस्पर संयोग होगा तो क्या बनेगा? सवाल बन गया, शुक्राणु और अंडाणु के परस्पर संयोग की क्रिया क्या कहलाएगी? इसको हम निषेचन कहेंगे। क्या बोलेंगे? निषेचन कहेंगे। और इसके फलस्वरूप क्या बनने वाला है? युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज। क्या बनेगा भैया? युग्मनज, जाइगोट। और ये क्रिया निषेचन कहलाएगी। और यही सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या सवाल आया था? सवाल यह आया था कि निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, ये सवाल पूछा गया है। ये ना शुक्राणु और अंडाणु, इन दोनों के परस्पर संयोग को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। इनका परस्पर संयोग क्या कहलाएगा? निषेचन। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, निषेचन की क्रिया कहां होती है, ये सवाल आया सीधा सा। अब आप ही बताओ कहां होती है? अब अंडाशय में नहीं होगी, हो गया गलत। अंडाशय में तो अंडाणु बनते हैं भैया, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। अंडाशय में तो अंडाणु का निर्माण होता है। कहां गया अंडाशय? ये रहा, देखो, इसमें तो निर्माण होगा। ये जब निर्माण होगा तो ये इस वाले भाग में जाएंगे, इस वाले भाग में। तो एक तरफ से आएंगे शुक्राणु, ये लो, ये शुक्राणु है, और दूसरी तरफ से आएंगे अंडाणु। क्या आएंगे? अंडाणु। और जैसे ही अंडाणु इसमें प्रवेश करते हैं तो ये वाला भाग है, ये अंडाणु को कस के पकड़ लेता है, फिम्बरी जिसको कहते हैं। ठीक है ना? जब ये अंडाणु और शुक्राणु परस्पर मिल रहे हैं, इस वाले भाग में मिल रहे हैं ना, इस वाले भाग में, और इस वाले भाग को तो फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसका मतलब ये अंडवाहिनी है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है, निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया आपके अंडवाहिनी में होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। समझ में आया? फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और अंडाणु बनते कहां है? अंडाणु का निर्माण कहां होता है? तो अंडाशय में होता है। तो एक तो इसका काम यह हो गया अंडाशय का, अंडाणु का निर्माण करना, और दूसरा काम क्या है? हार्मोन का निर्माण। दो बातें ध्यान में रखना। जैसा आपने पढ़ा नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? वृषण। वैसे ही मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? अंडाशय है। तो ये हार्मोन का निर्माण करता है। किसका? हार्मोन का निर्माण। अब यहां से हार्मोन दो प्रकार के होंगे, एक तो है एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन है। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? वो है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। और एक और है, वो रिलैक्सिन हार्मोन है। अब रिलैक्स का मतलब तो होता है आराम करना। जब भी गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के बाद में जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय रिलैक्सिन हार्मोन कार्य करता है ताकि माता को आराम मिल सके, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है? लेकिन यहां दो प्रकार के हार्मोन है, और वो है आपके, एक तो है एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन।
अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहां से स्रावित होते हैं? तो ये अंडाशय से स्रावित होते हैं, याद रखना। अब ये दोनों प्रश्न बन चुके हैं, आपसे सवाल किया जाएगा मादा हार्मोन कौन से हैं? मादा हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। नर हार्मोन का काम होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करना, वैसे ही इनका काम होता है इसमें मादा में, लेकिन यहां अलग अलग काम होते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो गर्भ निर्धारण में सहायक है? सेकंड वाला है क्या? ठीक है, ये वाला। इसका काम लिख लेना, गर्भ निर्धारण में सहायक है। गर्भ निर्धारण में ये हार्मोन गर्भ के निर्धारण में सहायक है। गर्भ निर्धारण में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो ये वाला प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन का क्या काम है? ये मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है, जैसे आवाज का महीन होना, पतला होना। स्त्रियों की आवाज आपको पता है बहुत महीन होती है। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का नहीं होना। तो ये सारे के सारे लक्षण जो है ये एस्ट्रोजन का कार्य है। तो आप क्या हुआ? अच्छा अच्छा, कईयों में है। चलो चलो ठीक है। ये लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। लैंगिक लक्षणों का निर्धारण मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। अब आप समझ गए होंगे ये सारे के सारे। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, शरीर पर बाल कम होना, ये सारे के सारे लक्षण जो है वो इसमें आने वाले हैं। किसमें? एस्ट्रोजन में। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि गर्भ को निर्धारण में सहायता देता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। पहला प्रश्न क्या बनेगा? पहला प्रश्न ये होगा, अंडाणु कहां बनते हैं? अंडाशय। इसके अलावा अंडाशय का क्या काम है? हार्मोन का निर्माण करना। हार्मोन कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये मादा हार्मोन कहलाएंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है जो मैंने आपको बताया। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय ये स्त्रियों को आराम प्रदान करे, इसके लिए हार्मोन रिलीज किया जाता है, उसको कहते हैं रिलैक्सिन। कौन सा? रिलैक्सिन। यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है। पहला प्रश्न, मादा जनन तंत्र के भागों के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सा भाग मादा जनन तंत्र का है और कौन सा भाग है वो नर जनन तंत्र का है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, पहले बता दिया है मैंने। नेक्स्ट, अंडाशय के बाद में क्या आएगा? अंडवाहिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। अंडवाहिनी ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब है। इसका क्या काम होगा? तंसुक क्या काम है इसका बताओ, तंसुक बताएगा। बताओ तंसुक। बताओ बताओ तंसुक क्या 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 आंसर होगा इसका? क्या कार्य है अंडवाहिनी का? आंसर कीजिएगा। क्या लिखूं यहां? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र आएगा। यूं थक कर नहीं बैठ ए मेरे बंदे, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप ऐसे थक कर नहीं बैठे, इसके आंसर करते रहें। हैं? आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं। आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं। जिंदगी में कुछ करना है, अभी वो समय है, इसलिए आप इसको खोना नहीं। तो खो नहीं सकते। जीवन का ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये दिन चल रहे हैं। अंडवाहिनी मैंने आपको बताया ये क्या काम करता है?
निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया यहां संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया, मैंने लिख दी इस लाइन को, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस वाले भाग में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और निषेचन क्या है ये भी मैंने आपको बताया, अंडाणु और प्लस शुक्राणु का संयोग, और इसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है जिसको हम बच्चा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बच्चा कह देते हैं। भ्रूण, अंडाणु और शुक्राणु के परस्पर मिलने के बाद में आपके जाइगोट का निर्माण होता है। मैथुन क्रिया के समय, मैथुन क्रिया के समय एक मैथुन क्रिया में लगभग लाखों शुक्राणु स्रावित किए जाते हैं। एक बार मैथुन क्रिया के समय लाखों की संख्या में शुक्राणु स्रावित होते हैं और वैसे ही अंडाणु स्रावित होते हैं। लेकिन बच्चे के निर्माण के लिए एक शुक्राणु और एक अंडाणु की आवश्यकता होती है। अब जरा सोचो, एक बार मैथुन की क्रिया में लाखों शुक्राणु और अंडाणु स्रावित हो रहे हैं, जबकि जाइगोट निर्माण के लिए एक अंडाणु और एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है। अंडाणु आएंगे, बहुत सारी संख्या में अंडाणु आ रहे हैं, ये लो अंडाणु लाखों की संख्या में, शुक्राणु आ रहे हैं लाखों की संख्या में। जब इनका परस्पर संयोग होगा तो इनमें से एक तो अंडाणु आता है और एक ही शुक्राणु आता है। ये लो, ये हो गया निषेचन, और इसके बाद में जाइगोट बनता है। कभी गलती से संख्या में ये दो आ जाते हैं, कई बार गलती से, तो ऐसी स्थिति में जुड़वा संतान उत्पन्न होती है। पता होगा आप सबको। हो गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चले, आगे वाला पार्ट कौन सा रहेगा? गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। यूट्रियस। गर्भाशय क्या कहता है बताओ? इसका आकार, पहले आकार ध्यान रखिएगा, इसका आकार नाशपति, उल्टे नाशपति के आकार का, नाशपति के आकार का होता है। कई बार आकार पूछ लेते हैं, मटर के दाने के समान किस ग्रंथि का आकार होता है? पीयूष का। यह पूछा हुआ प्रश्न है। प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार अखरोट के समान। गर्भाशय का आकार कैसा होता है? नाशपति के समान, और वो भी कैसा? उल्टा। उल्टी नाशपति होती है ना, उसके समान होता है। अच्छा, आधों को नहीं पता क्या नाशपति क्या है? हाँ वही वही, खाई हुई है क्या? है ना? उल्टे नाशपति के आकार का होता है ये गर्भाशय। अच्छा, गर्भाशय में क्या होता है? क्या होता है बताओ? गर्भाशय में क्या होता है? राकेश, क्या होता है? राकेश बार बार पीछे देख रहा है, बताओ राकेश। जिंदगी को जीना है तो आप पीछे जाके देखिए, जिंदगी को जीना है तो आप पीछे जाके देखिए, और जिंदगी को समझना है तो अभी आप आगे देखिए ना, आगे देखना है। हाँ, समझना है तो पीछे वाली जिंदगी जाए आप। अपने दादा हैं, उनकी स्थितियां बहुत, मतलब उस समय बहुत खराब थी, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखना है, क्योंकि जीवन आपको बनाना है अभी। हाँ, नाशपति के आकार का ये होता है गर्भाशय। इसमें भ्रूण का विकास होता है जी। क्या होता है? भ्रूण का विकास। एक एक लाइन के प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है। क्या कुछ है क्या इनमें? कुछ भी तो नहीं है। भ्रूण का विकास आपसे पूछा जाए कहां होता है तो गलत मत कर देना। कई गलत करके आते हैं, कई अंदाजे कर देते हैं। भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास लगभग है 270 दिन की अवस्था। 270 दिन की जीवन अवधि बच्चे की भ्रूण जो होता है वो यही होता है गर्भाशय में। होता है कि नहीं होता? और ये भ्रूण है वो गर्भाशय में एक नली के द्वारा जुड़ा रहता है। आप सबको पता भी था, मैंने आपको बताया भी होगा शायद। ये लो जी, ये बच्चा है, ये भ्रूण है। ये वाली जो है, ये वाली नली, ये गर्भाशय से जुड़ती है। किस वाले भाग से जुड़ती है? गर्भाशय। ये गर्भाशय है, ये तो है गर्भाशय।
और ये जो बच्चा है यहाँ इसके अंदर ही है, ये मैंने तो इसको समझाने के लिए कहा, ये एक नली है, ये नली है। इस नली को किस नाम से पुकारा जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहते हैं? प्लासेंटा। आया याद? तो सवाल बन रहा है, भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली नली क्या कहलाएगी? प्लासेंटा कहलाएगी। नोट कर लीजिएगा आप, भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली नली, भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली नली क्या कहलाएगी? जोड़ने वाली नली क्या कहलाती है? आंवल कहलाती है, आंवल। या फिर इसको मैं क्या कहूंगा? अपरा कहूंगा। या फिर मैं इसको क्या कहूंगा? जैयर कहूंगा। या फिर इसका अंतिम भाग है वो प्लासेंटा आना ही आना है। कितने सारे नाम है। सीधा सा प्रश्न है, आंवल, अपरा। अपरा क्या है? अपरा एक नली है जो क्या काम करती है? भ्रूण को जोड़ती है। किससे जोड़ती है? गर्भाशय से। जो लगभग 270 दिन की, जैसा कि मैंने बताया, 9 महीने तक बच्चे को यहां से जोड़े रखती है। और ये वाली नली भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। और ये पोषण कहां से जाता है? माता के रक्त से। कहां से जाता है? माता के ब्लड से होकर जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आप सबको पता है, माता में ब्लड है उसकी कमी आती रहती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ, इसका कारण यही है। तो ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान। हो गया जी? कोई दिक्कत है क्या? ये छोटे छोटे प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जाए तो आप बता देना। कई बार तो सीधा ही पूछ लेते हैं, फेलोपियन ट्यूब क्या है? किसका भाग है? फेलोपियन ट्यूब तो मादा जनन तंत्र का भाग है। सवाल पूछा हुआ है बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। गर्भाशय हो गया, इसके अलावा आपके अंडाशय हो गया। अब क्या बच रहा है? वैजाइना। नेक्स्ट पार्ट बच रहा है योनि, और इसको बोला जाता है वैजाइना। जैसा जैसा नर में था सीसन का कार्य, वैसा ही इसमें है इसका कार्य मादा जनन तंत्र में। क्या काम है इसका? ये 2 प्रकार के काम करती है। दो प्रकार के कार्य। क्या काम है बताओ? एक तो मूत्र का स्त्राव, मूत्र का विसर्जन करने का कार्य, और दूसरा इसका क्या काम होगा? अच्छा, योनि में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। एक सवाल आया, तो ये कॉमन पार्ट है मूत्र का उत्सर्जन। इसके अलावा अंडाणु भी इसी वाले पार्ट से, हाँ ठीक है। योनि में लैक्टोबैसिलस क्या पाया जाता है? जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। नोट कर लेना इस बात को। हाँ, ये जीवाणु पाया जाता है इसमें। अब बताओ इसका क्या काम है? अरे इसमें पूछा जा रहा है, योनि में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। इसका क्या काम है? क्या काम है इसका? योनि को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, बैक्टीरिया से सुरक्षा करना, संक्रमण से बचाना, रोगों से बचाना। ये सारा का सारा कार्य यही है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसमें पाया जाता है। सवाल कई बार आपसे पूछा जाएगा, योनि में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। जो क्या काम करता है? कार्य क्या है इसका? अम्लीयता प्रदान करना, अम्लीय माध्यम, अम्लीयता प्रदान करना। लो, बाकी कंप्लीट है बातें। और बताओ, और बताओ, लास्ट पार्ट क्या बच गया? बार्थोलिन ग्रंथि। कौन सी? बार्थोलिन। इसका क्या काम है?
बार्थोलिन ग्रंथि का क्या काम है? बताओ क्या काम है इसका? इसके अलावा ये मैथुन क्रिया के समय चिकना पदार्थ स्त्राव करती है, जो मैथुन क्रिया को क्या बनाता है? सुगम बनाता है, जो मैथुन क्रिया को सरल बना देता है। हो गया? कोई दिक्कत है क्या? बताओ। नहीं होनी चाहिए। इसके पार्ट के नाम पढ़ लेना, क्या काम है वो जरूर ध्यान में रख लेना। बाकी सवाल यहां से एक सवाल बनना है। आपके जो सिस्टम है वहां से 1 या 2 प्रश्न बनते हैं आर्मी के एग्जाम में, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे जनन तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन हो, या फिर आपका कंकाल तंत्र हो। यहां से 1 से लेकर 2 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है? तो लैंगिक जनन आपने पढ़ा, और लैंगिक जनन किस में पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है। तो मनुष्य में कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं? 2 प्राणी भाग लेते हैं। एक तो होता है मादा, दूसरा नर। अब है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं? एक ही लेता है जी। अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेंगे? एक। और इसके अलावा एक होगा, वो होगा आपके कायिक जनन। क्या होगा? कायिक जनन। कायिक जनन में नया पौधा बनता है। क्या बनता है? नया पौधे का निर्माण होता है। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं 5-7 मिनट। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अलैंगिक जनन। ये तो लैंगिक जनन था, अब है अलैंगिक जनन। और यहां से सवाल पूछे हुए हैं, पिछले अग्निवीर के पेपर में यहां से आए थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अलैंगिक जनन क्या होता है? पहली बात, इसमें एक ही प्राणी भाग लेता है। एक ही प्राणी भाग लेता है। अब अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं जो आपको पढ़नी होती है एग्जाम में। जिसमें से एक विधि आज पढ़ेंगे, बाकी कल की क्लास में जानेंगे। अलैंगिक जनन की विधियां। हाँ जी बिल्कुल। हाइड्रा, अमीबा, प्लेनेरिया, इन सब में अलैंगिक जनन की विधियां पाई जाती है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया था पिछले पेपर में, अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? सीधा सा प्रश्न। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। ठीक है? स्पाइरोगाइरा में खंडन विधि पाई जाती है। तो पहले आप विधियों के नाम याद कर लेना, सीधा सा प्रश्न तो वहीं से आ जाता है। सबसे पहले आप लिख लें अमीबा। अब आपसे सवाल पूछा जाए, आजा 1-2 प्रश्न यहां से पहले नोट करो। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय। पहले तो ये लिख लेना, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। एक कोशी, यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय जीव है। अब ये जोगल सर बताएगा, ये बाबू बताएगा, बाबू। एक कोशिकीय जीव है अमीबा, एक कोशिकीय जीव है। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है भैया, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। अमीबा के अलावा पूछा जाए तो पैरामीशियम है, और लिख देता हूं पैरामीशियम। और इसके अलावा पूछा जाए तो युगलिना है। ये लो जी। अरे ये वाले क्या है? ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव है, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुकोशिकीय जीव कौन से? मल्टी सेलुलर कौन कौन से?
ऐसे जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसमें तो एक ही कोशिका होती है, अमीबा है, पैरामीशियम है और एक यूग्लिना है, इनमें एक कोशिका होती है। प्रश्न आता है एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो ज्यादातर बच्चे अमीबा कर देते हैं, और अमीबा यदि ऑप्शन में नहीं हो तो फिर पैरामीशियम और यूग्लिना में से होगा। निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो अमीबा, पैरामीशियम और एक है यूग्लिना। अब आपका आंसर आना चाहिए बहुकोशिक जीव कौन सा है। बहुकोशिका मतलब बहुत सारी कोशिकाएं, मनुष्य आ गया, मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन ये वाले जीव ऐसे हैं जिसमें एक ही कोशिका होती है, इसलिए इनको एक कोशिक जीव कहा जाता है। और इसमें अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो विधि का नाम यदि पूछा जाए, और ये पूछा हुआ है पिछले एग्जाम में, तो आपका आंसर होगा द्विखंडन। क्या होगा? द्विखंडन या द्विखंडन। और ये प्री आर्मी एग्जाम अग्निवीर के पेपर में आया था। लो जी, अब बताओ कोई बड़ा प्रश्न था क्या? ये बड़ा प्रश्न है? नहीं। सवाल पूछा गया था अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो द्विखंडन होता है। अब दूसरा प्रश्न सुनना, अमीबा में जनन की कौन सी विधि होगी, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, तो अलैंगिक करना। और यही एग्जाम में आते हैं और यही गलत होते हैं। एग्जाम में कौन से प्रश्न गलत होते हैं? एग्जाम में वो प्रश्न गलत होते हैं जो आसान होते हैं, कठिन वाले तो होते ही नहीं है। अमीबा में जनन की कौन सी विधि होगी? अलैंगिक होगा। क्लियर है बातें? दूसरा लिखिएगा प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। एक सवाल भी लेता हूं अभी। क्या हो गया? अभी बताया तो था। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक जीव है जिसके यदि आप छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बन जाता है। क्या बोला मैंने? प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है, जैसे ये मैं बता देता हूं, देखो ये रहा, ये प्लेनेरिया है, ये जीव है। अब इस जीव को क्या किया? काट दिया, इसके टुकड़े कर दिए जी। लो, ये टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? एक टुकड़ा ये बन गया, दूसरा टुकड़ा देखो ये बन गया, और तीसरा टुकड़ा क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। ये वाला कहां बना दिया? तीसरे वाला कहां बनेगा? ये ऐसे बनेगा। नहीं बनेगा क्या बताओ? ये तीन टुकड़े हो गए। अब ये विधि कहती है जब प्लेनेरिया को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं तो प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बनता है, प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बनता है। इसलिए इसमें जनन की अलैंगिक विधि है, लेकिन आपको नाम बताना है इस विधि का क्या नाम है। क्या लिखूं महेंद्र? पुनरुद्भवन। क्या लिखना है? पुनरुद्भवन। नोट कर लो आप, पुनरुद्भवन। इसको रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेशन मेथड, और मनुष्य में भी होती है। लीवर में होती है सबसे ज्यादा, लीवर वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? लीवर में। मैं लिख देता हूं, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता कहां होती है? तो लीवर में होती है। लीवर, लीवर। एक एक छोटे छोटे प्रश्न है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं। लीवर, यकृत, इस भाग में और क्या होता है? क्या होता है लीवर में? यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद है क्या? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अरे हड्डी है वो, स्टेपीज। तो ग्रंथि पूछा है मैंने। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष। हेड मास्टर ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ऐसे याद होने चाहिए, है ना? ठीक है, एक सवाल ले लें, बाकी ये विधियां कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में
आज के लिए तो काफी है। अभी मैं एक सवाल आपके सामने लूंगा, आप आंसर करना, और आंसर जिसको पूछे ना वही आंसर करें, ऐसे नहीं यार कोई बोल दिया। देखता हूं किसका सही आंसर आएगा, है ना। एक सवाल लेता हूं, और सवाल लेंगे पीछे की क्लास के। अब बोलना मत, है ना। कौन बताएगा? बहुत सारों के हाथ खड़े हुए हैं। ये नए वाले बच्चे बताओ, नए वाले। हाँ, यस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हाँ, सार्वत्रिक ग्राही आपसे पूछा गया था। सार्वत्रिक ग्राही कहां है, कि कौन सा इसका आंसर होगा? सार्वत्रिक ग्राही ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है, नहीं सभी से ले सकता है। तो ऐसा कौन सा है? ए बी है। तो ये सर्वग्राही होता है, और ये वाला क्या है? सर्वदाता। एक सवाल और लेता हूं भैया, छोटा सा प्रश्न, छोटा सा सवाल और लेते हैं, और जो कल के आपके टेस्ट में आया था। करना है भैया, इसका आंसर करना है ना। और ये क्या बच गया? फंगल। लो इसका आंसर कर दो फिर। क्या आंसर होगा रे? क्या हो गया? मलेरिया। ये बार बार भर्ती में पूछा जाता है प्रश्न, याद आया? पापा काम पे सो गए, नहीं सोते हैं। सो गए तो उसको पैसे कौन देगा फिर? सोते हैं। चलो, मलेरिया की बीमारी, ये सवाल पूछा गया, पापा काम पे सोते हैं। मैंने बार बार आपको पढ़ाया, पापा काम पे सोते हैं। ये इसको याद करने की ट्रिक थी, आसान सीख। पापा काम पे सोते हैं, इसका मतलब ये हुआ ये पायरिया है, ये कालाजार है, और ये रहा मलेरिया। सीधा सा प्रश्न था, मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है? तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।